हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम वैगनर का जो महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत है उसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट। यानी महाद्वीप और महासागरों की संरचना कैसे हुई, इसी के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और वो वैगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के नाम से जाने। दो प्रकार के सिद्धांत थे डियर स्टूडेंट, एक था संकोचन सिद्धांत और एक था प्रवाह सिद्धांत। तो वैगनर का विश्वास प्रवाह सिद्धांत में था और उन्होंने 1912 में अपने जो इनका सिद्धांत है उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। जर्मन ज्योग्राफर थे डियर स्टूडेंट अल्फ्रेड वेबनर और जलवायु वेता थे। वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, परंतु उसका विवेचन 1915 में तथा 1920 में किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वैगनर ने अपना प्रतिस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। वैगनर के सामने मूलभूत समस्या थी कि जलवायु संबंधी परिवर्तन। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु के समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों को दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर एक, यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण तथा शुष्क एवं कभी उष्णाद्र जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसा स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण डियर स्टूडेंट नहीं है। यानी जो परिवर्तन हुए उसमें दो रूपों में देख रहा है। एक तो कि भाई स्थल खंड है वो स्थिर रहे अपनी जगह, जलवायु कटिबंधों में स्थानांतरण हुआ हो, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। दूसरा है कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वैगनर ने स्थलों के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार किया तथा उनके स्थानांतरण प्रभाव में डियर स्टूडेंट विश्वास किया। यानी उन्होंने प्रवाह सिद्धांत को एक प्रकार से अपनाया। सिद्धांत की जो मूल जो प्रधान स्वरूप है उसको हम थोड़ा सा समझ लें कि वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र और भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर ये मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। कब? कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण स्थल भाग क्या थे? एक जगह संलग्न थे। यानी जो आज 7 महाद्वीप हैं ये सब किस में थे? एक रूप में थे और उनका नाम इन्होंने पेंजिया रखा। उस स्थल रूप का नाम क्या था? पेंजिया। और इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागर व पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वैगनर ने पेंथलासा किया। डियर स्टूडेंट, पेंजिया का उत्तरी भाग था वो लॉरेंसिया, यानी जिसके अंतर्गत हम उत्तरी अमेरिका को मान सकते हैं, यूरोप है और एशिया को, तथा उसका जो दक्षिणी भाग था पेंजिया का वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया, जिसके अंतर्गत हम दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, मेडागास्कर है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और एंटार्क्टिका है आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। पेंजिया में 3 परतें थी डियर स्टूडेंट। ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती भाग सीमा तथा केंद्रीय भाग नीफे का बना माना गया। सियाल महाद्वीपीय भाग बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था और कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास था। और वैगनर के सिद्धांत का इस प्रकार क्रियान्वयन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। आगे चलकर डियर स्टूडेंट पेंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागर तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है। तो ये डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से इनका सिद्धांत था। उसके कि हम ये कैसे मान लें कि ये सिद्धांत सही है, तो उसके पक्ष में भी डियर स्टूडेंट तर्क दिए गए जो इन डायग्राम्स के माध्यम से, आरेखों के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से किया गया है।
पक्ष की बात करें तो भूगर्भिक बनावट है, जलवायु है तथा वनस्पति के वितरण के आधार पर वेगनर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग पेंजिया के रूप में थे। वेगनर का कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को छोड़कर पेंजिया का स्वरूप दिया जा सकता है। वेगनर के अनुसार अंड महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। जिस तरह किसी वस्तु को दो टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है, जिग्सा फिट की एक कॉन्सेप्ट दी उन्होंने, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट के तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से डियर स्टूडेंट मिलाया जा सकता है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट हम देखें भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर यह अंड महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियम तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। तीसरा डियर स्टूडेंट, यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया जाए तो पुनः सौम्य दिखता है। चौथा, क्या अंड महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों तथा वनस्पति के अवशेषों में पर्याप्त समानता डियर स्टूडेंट पाई जाती है। पांचवा है कि भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया गया है कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। 1930 के बाद इसके पश्चिम की ओर खिसकने के कोई प्रमाण डियर स्टूडेंट नहीं मिले। छठा है कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। सातवां, ग्लासोपेट्रिस वनस्पति का भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फोकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थल भाग एक में मिले थे। अंतिम प्रमाण है इसका कि कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फोकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग कभी एक रहे हों तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। तो ये इसके पक्ष में डियर स्टूडेंट प्रमाण थे। अब जो प्रभाव हुआ वो डियर स्टूडेंट किसके कारण से हुआ, तो उसके दो आधार माने। एक, भूमध्य रेखा की ओर का जो प्रवाह है वो उन्होंने गुरुत्व बल तथा प्लावनशीलता के बल के कारण हुआ। महाद्वीप सियाल का बना है तथा सीमा से कम घनत्व पाया जाता है, सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था। दूसरा है महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह, सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ज्वारीय रगड़क पृथ्वी के भ्रमण पर रोक का काम करती है और इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं तथा स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रवाह से संबंधित उन्होंने बलों उसका बताया। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों की विभिन्न स्थिति इस चित्र के माध्यम से बताई गई हैं। अब सिद्धांत का यदि हम आलोचनात्मक पक्ष देखें तो वेगनर का जो प्रारंभिक उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधित परिवर्तनों का समाधान करना ही था, परंतु जो जो समस्याएं आगे आती गई सिद्धांत बढ़ता गया। फलस्वरूप यह हुआ कि वेगनर अधिक लोभ में पड़ गए और बीच में कई गलतियां कर बैठे, जहां तक कि कई परस्पर विरोधी बातें भी कही।
वैगनर के सिद्धांत में निम्न दोष पाए जाते हैं। वैगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से ज़्यादा हो। यदि इतना बल होता तो पृथ्वी की एक ही वर्ष में घूर्णन गति बंद हो जाती। वैगनर ने कई परस्पर विरोधी बातें कही। प्रारंभ में सियाल सीमा पे बनी के सिर का उठ के तैर रहा था, बाद में जाकर उसके लिए मना करता था। इस प्रकार से उनके सिद्धांत